नमस्कार, मैं मीरा देवी खबर लहरिया से प्रबंध संपादक मौजूद हूँ बांदा शहर के अवस्थी पार्क में। और यहाँ पर मेरे साथ हैं कुछ मीडिया साथी, सामाजिक कार्यकर्ता और भी तमाम लोग। एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए, तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है खबर लहरिया के पेज पर। इस समय नवरात्रि का समय चल रहा है और लगातार कई धार्मिक अनुष्ठान चल रहे हैं करीब पिछले एक महीने से, और जिसमें लगातार ये चर्चा चल रही है इस बात पर कि कितना ज़्यादा हमारे पर्यावरण को नुकसान कर रहा है ध्वनि। तो आज इस ध्वनि प्रदूषण पर आज बात करने के लिए हमारे साथी मौजूद हैं। आज हम बात करते हैं लोगों के स्वास्थ्य के लिए कितना ये फायदा है या नुकसान है, इन सारे सवालों पर बातचीत करेंगे। इनकी एक मुहिम भी चल रही है ध्वनि प्रदूषण को लेकर के। वो सारा अच्छे से बता पाएंगे अपनी इस मुहिम के बारे में, उनको क्यों जरूरत पड़ी और इस समय ही क्यों जरूरत पड़ी। क्योंकि भाई कई बारी यही बात हो जाती है कि इस समय नवरात्रि चल रहे हैं और अभी क्यों जरूरत पड़ रही है इस ध्वनि प्रदूषण के बारे में बात करने के लिए। चलिए बात करते हैं। अरे आपसे शुरू करते हैं, आ जाइए, माइक ले जाइएगा, बैकग्राउंड बहुत खराब है जी। आपके परिचय से शुरू करेंगे। मैं अरुण निगम हूँ, संजीवनी भारत ट्रस्ट का जो है सेक्रेटरी हूँ। और अभी मेरे सामने जिस मुद्दे की बात चली उसमें नागेश जी का भी विचार सुना और नजरे आलम भाई का सुना। सभी लोगों ने बहुत अच्छे विचार दिए। और पहली बात ये कि आप बधाई की पात्र हैं कि ज़मीनी स्तर पर जो मुद्दा आपने उठाया है ये बहुत बेहतरीन मुद्दा है। ये जो तेज आवाज़ की साउंड बंद करने का या उसको कंट्रोल करने का है, सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जिस दिन प्रशासन चाह लेगा उस दिन ये बंद हो जाएगा। पीस कमेटी में आने वाले लोग सिर्फ वही बात बोलते हैं जो प्रशासन चाहता है, और इसीलिए पीस कमेटी में वही चेहरे बुलाए जाते हैं जो प्रशासन चाहता है। पीस कमेटी में वो चेहरे कभी नहीं बुलाए जाते जो जमीनी स्तर की बात करते हैं। अगर ये तय कर दिया जाए कि जिस इलाके में साउंड बजता है उस इलाके के थानेदार की जवाबदेही होगी, उसी दिन ये साउंड बंद हो जाएगा और सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। और साउंड बंद नहीं कराना, हमें तो सिर्फ उसका मजा लेना है कि कम से कम जो आप बजा रहे हैं वो हमें अच्छा आनंद से सुनाई दे। सिर्फ इतनी सी बात है। ऐसा ना हो कि पता चला घर में मरीज है और पता चला वो जो है 80-90 का मरीज है और आप बजा रहे हो इतना तेज उसने दम तोड़ दिया, तो जो खुशी आप मना रहे हो वो खुशी मातम में बदल गई। यहां तक कि बच्चा जो पेट में पल रहा है उसको भी नुकसान हो रहा है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन इस समस्या पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा। अगर मुझे लगता है कि इस समस्या की तरफ जो है प्रशासन का ध्यान जाएगा तो निश्चित ही प्रशासन इस पे कंट्रोल कर लेगा। आपने क्या महसूस किया और आपका क्या योगदान है इसको लेकर के? अब अभी तो ये जागरूकता की बात चल रही है, सब लोग आपस में जो है विचार कर रहे हैं और इस पे अगर जो है अमल नहीं होता तो निश्चित तौर पे कोई दूसरा जो है ठोस कदम उठाया जाएगा। तो आपसे बात करेंगे, आपके पैसे बात करेंगे कि आप कहाँ से हैं और इस मुहिम में कैसे जुड़े आप? मेरा नाम संतोष शुक्ला है।
मैं नगर पालिका को सभासद हूँ। वर्तमान में मेरी पत्नी सभासद है। और जो सोनी जी ने, भाई साहब पत्रकार बंधु जी ने जो बताया वही सही है और हम भी इन लोगों के साथ हैं। बस जय हिंद, जय भारत। आपको क्या लगता है ये जो साउंड से आवाज निकलती है उससे किस तरह के नुकसान हैं? नुकसान तो भाई साहब ने बता ही दिया, पत्रकार बंधु जी ने बता दिया, सोनी जी ने हमारे बता दिया, तेज भैया ने बताया, बस उतनी ही बात है। आप जी भैया, आपका परिचय से शुरू करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लव सिन्हा है। मैं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का छात्र नेता भी हूँ और बांदा में केंद्रीय पूजा महोत्सव समिति चलती है, उसका उपाध्यक्ष भी हूँ। अरे बहुत बढ़िया। तो आप ही बताइए इस मुद्दे पर जिसमें बहुत बात चल रही है। जैसा कि सभी लोगों ने बताया, क्योंकि वर्तमान में ही त्यौहार लगातार लगे, पीछे आपके दुर्गा समिति वाले अभी जो कार्यक्रम चल रहे हैं अपन के नवरात्रि के, और इससे पहले गणेश पूजन, क्योंकि ये बात जब त्यौहार आता है तभी ध्वनि प्रदूषण की बात ज़्यादा पैदा हो रही है। मैं चाहूँगा कि इस पे जोर देना ज़रूरी है, क्योंकि पिछले 2022 की जो रिपोर्ट आई यूएन की, उसके मुताबिक भी जो है 2022 में हमारे पास मुरादाबाद जिला उत्तर प्रदेश में था। ऐसा ना हो अगर हम लोग इसमें देखरेख ना करें तो कहीं बांदा जिला जो हमारा आगे चल करके यूएन की रिपोर्ट में ऐसा आ जाए कि वो टॉप रैंक में, क्योंकि दूसरा जिला था पूरे विश्व में मुरादाबाद। जो हमें इस बात पे अब ध्यान देना पड़ेगा कि बांदा में इस तरह के ध्वनि प्रदूषण पे कंट्रोल करना और निवारण करने के लिए बहुत आवश्यकता है। अगर प्रशासन पर जोर बनाना है तो जब आवाज जनता से उठेगी तो प्रशासन निश्चित तौर पे उस पर ध्यान देगा और उसको देना भी चाहिए। और मैं चाहता हूं कि कला के माध्यम से ही बहुत से नाटकीय कार्यक्रम होते हैं, नाट्य प्रोग्राम होते हैं, चौराहों में अगर इसका प्रचलन करा जाएगा, बताया जाएगा कि ध्वनि प्रदूषण से किनके परिवारों में किस किस तरीके से दिक्कत परेशानियां हो चुकी हैं, तो उस पर भी ध्यान दिया जाएगा तो बहुत जरूरी। क्योंकि हमने हमारे यहाँ देखा है कि नई उम्र के नवयुवकों की बात करी गई तो मैं भी नवयुवक हूँ, और मैंने देखा कि गाड़ियां लेकर के जबरदस्ती में जो है क्या कहते हैं हॉर्न बजाया जा रहा है। अगर जहां पर जरूरत नहीं भी है वहां पर भी हॉर्न बजाया जा रहा है। आतिशबाजी की अगर लिमिटेशन हो सकती है तो आतिशबाजी को और बढ़ावा दिया जा रहा है। जैसा अभी पीछे बताया गया कि 12 वफात था, उसमें भी बहुत आतिशबाजी होती है, हमारे नवरात्रि में भी बहुत आतिशबाजी होती है और अन्य भी त्यौहार होते हैं। तो लोग वैसे कहते हैं कि आतिशबाजी होती है तो त्योहारों में हिंदुओं में ही क्यों टोका जाता है या मुस्लिमों में क्यों टोका जाता है। ऐसा नहीं है। जब किसी को परेशानी होती है, किसी के परिवार में समस्या आती है तो वो निश्चित तौर पर निकल करके बाहर आता है। मैं चाहता हूं कि अगर इस अभियान को चलाया गया है तो जुझारू रूप से सिर्फ त्योहारों में इसकी बात ना करके पूरे साल भर इसके लिए मुहिम चलाई जाए और कोई ना कोई जरिया, कोई नाटक के जरिए कर सकता है, कोई आर्ट के जरिए कर सकता है। तमाम एक तरीके हैं और प्रशासन को भी साथ मिलाया जाए। जब उसको प्रशासन के ऊपर जोर रखा जाएगा कि इन कार्यक्रमों में आपको आगे होकर के बढ़ चढ़ के करना है, तो मुझे लगता है यहां से ये मुद्दा उत्तर प्रदेश प्रदूषण विभाग के पास भी पहुंचेगा, वो भी इस पे संज्ञान लेगा। क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी तो बिल्कुल निष्क्रिय तौर पे पहला हुआ है शहरों में। उस विभाग का क्या रहना है नहीं रहना, एक ठो बस आदमी तामपत्र बनवाता है, रगा के रख लेता है अपने पास में, और गाड़ियों का उसका कोई निष्कर्ष निकलता नहीं। अगर ध्यान दिया जाएगा तरीके से, जिस तरीके से हम निवारण कर सकते हैं इसका, तो जरूरी है। क्योंकि सिर्फ नवरात्रि में मात्र इसकी बात करना मैं चाहता हूं उचित नहीं है। काम इसको ऐसे तरीके से किया जाए कि ध्वनि प्रदूषण में बचत हो, ध्वनि प्रदूषण कम हुए और उसका जो निष्कर्ष निकल के आए वो पॉजिटिव रिजल्ट निकल करके आए। भैया, आप यूथ हैं और धार्मिक अनुष्ठानों में अब जिस तरह से देखा जा रहा है कि यूथ की भागीदारी बहुत बहुत ज्यादा होती है और वो कहते हैं देश का भविष्य है, वही देश को जिधर चाहेगा ले जाएगा। आपका क्या योगदान रहेगा इस पर जो मुहिम उठी है, भले ही नवरात्रि के समय, लेकिन कभी तो उठी है। एक बात आपकी बिल्कुल सही है। मैं ये कहना चाहूंगा कि एक सोशल मीडिया का कंटेंट बनाने के चक्कर में, अपने को प्राथमिक तौर पे बड़ा दिखाने के चक्कर में कि फलाना व्यक्ति के इतने कम साउंड है, हमारे और बड़े होने चाहिए, दिखावटी दुनिया, ये जेनजेड जो आपने पिछले कुछ समय में शब्द सुना होगा,
ये उस प्रक्रिया को ला करके तरीके से काम करा जा रहा है, जबकि वो तरीका अच्छा नहीं है, ना कि उससे कोई तरक्की और विकास होगा। हम लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं, ये पार्क है, अगर शांति में है तो बहुत अच्छा लग रहा है, बल्कि यहीं से आप देख रहे हो कि एक साउंड की बड़ी आवाज आ रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं परेशानी हम लोग को महसूस हो रही है। अभी का क्या टाइम हो रहा है, थोड़ा बताएंगे? अभी का जो टाइम हो रहा है 12 बज रहा है, 12 बज रहा है, अभी भी साउंड सुनाई दे रहा है। ये चीजें ध्यान देने की, हमें प्रकृति को ख्याल खुद करना है, क्योंकि इसमें हम ही को जीवन अपना यापन करना और हमारे आने वाली पीढ़ियों को जीवन यापन करना। अगर हम इसको नहीं संरक्षित रखेंगे तो फिर कौन बचेगा? वैसे भी प्रदूषण लगातार बढ़ता चला जा रहा है, मात्र ध्वनि प्रदूषण ही नहीं, अन्य क्षेत्रों में भी प्रदूषण बढ़ रहा है। हमको इस पे कंट्रोल करना यूथ को बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो शिक्षित होता जाएगा तो वो इस पे कंट्रोल करने के लिए मुहिम चलाने में अपना सहयोग भागीदारी रखेगा, और अगर वो शिक्षित नहीं होगा, मैं चाहता हूं जो शिक्षित नहीं होगा वही इन सब चीजों पे जाएगा। एक डेसिमल निर्धारित करना आवश्यकता है, और इसको निर्धारण नहीं किया गया तो आने वाले समय में इसके दुष्परिणाम हम लोग को ही झेलने हैं, किसी दूसरे को नहीं झेलने हैं। आप एक पोजीशन पर हैं और इस समय नवरात्रि चल रही है, उस पोजीशन पर भी हैं, तो आपका क्या योगदान है? देखिए, हम लोग की जब भी पीस कमेटी में या तमाम मीटिंगों में प्रशासन से जब भी मुखातिब होते हैं, हमारे अध्यक्ष और प्रमुख संरक्षक और संरक्षक हमेशा कोशिश करते हैं कि हम जो है इस चीज पर रोक लगाने के लिए प्रशासन से बात करें कि इसका एक डेसिमल निर्धारित करा जाए। हमेशा प्रशासन ने मांग, क्योंकि प्रशासन को ही इस पे अपना काम चालू करना है। हम तो पोस्टर लगवा देते हैं, हम बैनर लगवा देंगे, हम सारी चीजें कर देते हैं, जो कोशिश जनता के बीच में इसको जागरूक करने के लिए करा जा सकता है, और हमारे सारे लोग करते भी हैं। लेकिन सबसे अधिक इस पे प्रयास जो है प्रशासन को करना है। हालांकि मैं कहता हूं कि त्योहारों के टाइम में अगर थोड़ा सा ढील दे देते हैं तो ठीक है, लेकिन उसका इतना ढील भी ना दे कि वो एक बहुत बड़ा व्यापक रूप ले ले और उससे किसी की जान को खतरा हो जाए, किसी की चीजों को खतरा हो जाए। क्योंकि प्रशासन भी कभी कभार क्या कर देता है, इसको निपटाने की न जगह अपना बहुत हावी हो जाता है। प्रशासन बहुत कमेटियों के ऊपर, जो पंडाल होते हैं उनके ऊपर इतना हावी होकर के, और इतना क्योंकि प्रशासन जानते हैं कैसे काम करता है, मजबूती से काम करता है, तेजी से काम करता है, बहुत ज्यादा हावी होना भी, क्योंकि धार्मिक चीजें हावी ना होकर के समझाना, बुझाना, बैठाना, और उसके लिए अगर 50 मीटिंग भी करनी पड़े तो प्रशासन को करना चाहिए। यही एक तरीका है, आप लोग बोलेंगे, बातचीत का यही एक तरीका है। बोलेंगे? जी जी जी, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, माइक उनको दीजिएगा। इस मुहिम में, जो मुहिम चल रही है उसमें आपका योगदान, और मतलब थोड़ा पर्सनल बात करिएगा। मतलब ओवरऑल तो बहुत बात होती है, ये करे वो करे, आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, मैं नवीन निगम घाटी परिवार से हूँ, और मैं एक बस मैसेज है खूबसूरत सा कि ये प्रशासनिक विषय नहीं है। प्रशासन के लोग जितने जिम्मेदार हैं उतने जिम्मेदार यहाँ के जिम्मेदार लोग, और ये विषय जागरूकता का है। हमें एक ऐसा अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना चाहिए जिसमें कि हमें बच्चों को, नई उम्र के बच्चों को ये बताना चाहिए कि ये किस तरह से आपके लिए घातक हो सकता है। डोर टू डोर कैंपेन, इस पे जो है एक कार्यशालाओं का आयोजन, और ये केवल आकस्मिक समय पर नहीं। मैंने देखा कि कई बार ऐसे ऐसे बैनर लगाए जाते हैं जिसमें एक साउंड बना रहता है, उसमें क्रॉस लगा रहता है, जिसमें लिखा रहता है कि ध्वनि नहीं। इसके बाद फिर उसी ध्वनि का जो है बहुत तेजी से विस्तार यंत्रों से मैंने अपनी प्रत्यक्ष जीवन में एक प्रत्यक्ष घटना देखी कि मेरे यहाँ पर एक डॉक्टर चौरसिया थे, तो वो जा रहे थे और फुल साउंड में, किसी के फेयरवेल थी किसी रेलवे कर्मचारी की, और फुल साउंड पर जो है वो चल जा रहा था, और इत्तेफाकन वो हार्ट के पेशेंट थे, और वो ऑन स्पॉट जो है वहाँ पर पालीवाल बिल्डिंग के पास गिर पड़े, उनको हार्ट अटैक हुआ, कोलैप्स हो गए। विषय ये नहीं था, घटनाएं हमको इसलिए घटित होती हैं कि हम जीवन में उनसे सीख ले सकें। नदी अगर अपनी मर्यादा में बहती है तो अच्छी लगती है। नदी में आने वाली बाढ़ से जब बाढ़ उतर जाती है तब पता चलता है कितनी बर्बादी हुई। अगर इसका आकलन होगा इन घटनाओं का, और जो लोग कह नहीं पाते हैं और स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो ये सोच लें, समझ लें कि स्वतंत्रता वहीं तक हम स्वतंत्र हैं जहाँ तक दूसरे की स्वतंत्रता बाधक नहीं होती है। अगर किसी दूसरे की स्वतंत्रता में बाधा पहुँचती है तो ऐसी स्वतंत्रता निरर्थक और बेकार है। और हम सब लोगों को ये प्रयास करना चाहिए कि हम सारे लोग जो है इस पे बड़ा निवेदन पूर्वक, विनम्रता पूर्वक निवेदन करके सारे लोग शांति के लिए अपील करें, और जिम्मेदार लोग और प्रशासनिक लोग
आगे बढ़कर इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और इस मुहिम को सफल करें और लोगों को इससे होने वाली स्वास्थ्य, जहाँ स्वास्थ्य पे असर पड़ रहा है, लोगों के प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, उस पर ज्ञान कराते हुए और इसके बाद उनको धार्मिक भावनाओं को न भड़काते हुए जो है इस पे जो है वो मुहिम करके उनसे शांति की अपील करना चाहिए। बस मैं इतना कहना चाहूँगा। धन्यवाद। आप अगर बोले बहुत शार्ट में बोलना होगा आपको। जी बताएं। मैं केवल अब सही से प्रकरण पूरा सभी से भाइयों के मध्य विचारवानों से आ चुका है। मैं केवल एक समाधान की तरफ बढ़ना चाहता हूं कि जो नवरात्रि क्षेत्रीय कमेटियां हैं वह अपनी जो गतिविधियां हैं उनको साउंड सर्विस पर अपनी एक्टिविटी को न बढ़ा करके वह कुछ ऐसे आयोजन करें, जैसे हम एक रचनात्मक आयोजन करें। जैसे मैं भी एक केंद्रीय कमेटी का, मैंने पूर्व में बताया था, मैं भी एक कमेटी का अध्यक्ष हूं। हम लोगों ने वहां पर सुलेख प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, बिंदी लगाओ प्रतियोगिता, सम्मान ज्ञान प्रतियोगिता और जो अपनी लोक संगीत के कार्यक्रम कम साउंड में होते हैं, ऐसे देसी तरीके से हम लोगों ने कार्यक्रमों को तैयार किया है अपने यहाँ। पूरे 10 दिन लोगों को अटैक करने के लिए, मूर्ति केंद्र में लाने के लिए तमाम प्रकार के एक आदर्श नवरात्रि की स्थापना का हमारा मुहिम है। और ये आदर्श नवरात्रि एक ये पूरे बांदा शहर का नहीं, पूरे देश का एक मैसेज बने, ये हमारा एक अभियान है। अगर इस अभियान में आप सब लोग सहभागी बने तो तमाम प्रकार के कार्यक्रम, इतना हम लोगों ने डीजे साउंड सर्विस टेंट लगा रखा है, उसमें कुछ सार्थक कार्यक्रम हो जो समाज को संदेश अच्छा दे सके, ताकि प्रदूषण भी रुके और समाज को एक सांस्कृतिक संस्कारिक एक संदेश पहुंचे। यही मेरी अपनी एक भावना है। जी आप बताएं, थोड़ा सा आप बात करिए इस पर ध्वनि प्रदूषण पर और प्लस पूरे प्रदूषण पर। देखिए, परिचय से शुरू करिएगा। मेरा नाम नागेश खरे है। मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला मीडिया संपर्क प्रमुख हूं और एक समाज सेवी भी हूं। जैसा कि अभी मेरे बड़े भैया ने कहा कि हमें जागरूकता फैलानी होगी, अवेयरनेस फैलानी होगी, उसके बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे माध्यम हैं। आप वर्कशॉप लगाइए, घर घर जाके जो है बच्चों को समझाइए, तमाम तरीके हैं। लेकिन एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। हेलमेट पहनने से हमारी जान बचती है, हम नहीं पहनते, फिर पुलिस कार्रवाई करती है, चालान करती है, तब पहनने लगते हैं, जबकि उसमें फायदा हमारा है, जान हमारी है, तब भी नहीं पहनते भाई। जी, ठीक उसी तरीके से इसमें भी आना होगा। माननीय उच्च न्यायालय और माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का जब तक सख्ती से अनुपालन नहीं होगा, मैं बता रहा हूं, समाज में कुछ नहीं होगा। आज की शाम आप मेरे घर के बाहर वाले कमरे में बैठिए और इस खतरे को एहसास कीजिए। मैं बता रहा हूं, आप जांच करिए, उसके बाद कार्रवाई करवाइए। आप कह देंगे कि आप यहां रहते कैसे हैं। जो डेसिबल निर्धारित है उससे अधिक जिसका भी डीजे पाया जाए उसका तत्काल चालान किया जाए और उस समाज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। बगैर पुलिस, बगैर प्रशासन की सहायता के हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जागरूकता फैलती रहती है, लेकिन जब तक कानून उसमें नहीं आता तब तक उस पर कुछ भी अनुपालन नहीं हो पाता है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा प्रशासन से और सरकार से कि माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय के जो निर्देश हैं उसका सख्ती से अनुपालन करवाइए। आप किसी भी तरीके से करवाइए, उसके लिए जो भी करना पड़े करिए आप। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। आपकी डबल पोजीशन है, एक तो आप एक आम नागरिक हैं, दूसरा एक पोजीशन पर हैं। आपके ऊपर ज़्यादा जवाबदेही के तौर पे बात अगर हम करें तो देखिए, आस्था का विषय है ये, और मैंने कहा आपसे कि आप केवल साउंड में कंपटीशन कर रहे हैं। उसके पास 10 धतूरे लगे हैं तो मैं 20 धतूरे लगा दूं, उसके पास 10 बॉक्स लगे हैं मैं 17 बॉक्स लगा दूं। मैं कहता हूं कि आप 3 लाख रुपया खर्च करते हैं, एक छोटे से पंडाल में 3 लाख मिनिमम खर्चा होता है। ये कम क्यों नहीं हो रहा इसमें सर? मतलब इस बार ये कहा जा रहा है कि कम है, थोड़ा प्रशासन ने काम किया इसके थोड़ा सा एक विषय और रखना चाहता हूँ। आप अगर 9 कन्याओं का, गरीब कन्याओं का विवाह करवा दो 9 दिनों में, सरकारी बिजली आप खा रहे हैं, उसका पैसा तो नहीं दे रहे ना आप। अरबों की बिजली चली जाती है, उसका लोड किस पे पड़ता है? हम जनता पे। नवरात्रि बीत जाएगी, बिजली यूनिट का रेट बढ़ा दिया जाएगा। तो जब आप इतनी बिजली खर्चा कर रहे हैं, इतना साउंड खर्चा कर रहे हैं, हम कहते हैं अगर प्रत्येक पंडाल 9 कन्याओं का, गरीब कन्याओं का विवाह करवा दे उसी पंडाल में, तो एक मैसेज जाएगा समाज पे, समाज के लिए। तब हो सकता है कुछ लोग इस साउंड सहने के लिए भी तैयार हो जाए कि भाई कुछ अच्छा कार्य हो रहा है। लेकिन यहाँ तो कंपटीशन केवल जो है
साउंड का है, उसकी लाउडनेस का, उसके बेसनेस का है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ऐसी, और जहां तक आपने पार्टी की बात करी तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि विचारधाराएं हैं, धार्मिकता और धर्मान्धता के बीच में एक बहुत बारीक लाइन होती है, बहुत बारीक लाइन होती है। जैसे नपुंसक और अहिंसा के बीच में एक बहुत बारीक लाइन होती है, जब वो लाइन टूट जाती है तो दोनों एक हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ये मुद्दा हम कहीं रखते हैं तो वहां पर विवाद पैदा होता है। तो हम क्यों ना जो है यहां पर बुद्धिजीवी लोग बैठ के चर्चा करें, और मीडिया के माध्यम से आप प्रशासनिक अधिकारियों के पास जाइए। देखिए, राजनेता के पास जाएंगे तो दो मुही नीति खेलेगा, उसको हिंदुओं को भी वोट भी लेने हैं, उसको मुसलमानों को भी वोट भी लेने हैं। मैं खुद भाजपा का पदाधिकारी हूँ, जिले का पदाधिकारी हूँ, लेकिन मैं इस तरह की बात कह रहा हूँ क्योंकि ये सत्य है, अकाट्य सत्य है। आप केवल प्रशासनिक अधिकारियों के पास जाइए और उनसे कहिए कि आप अनुपालन कराएं। जब सख्ती से अनुपालन होगा तो खुद ब खुद सारी चीजें सामान्य हो जाएंगी और लोग शांति से जीने लगेंगे। धन्यवाद। आपसे लास्ट करेंगे क्योंकि आपने इस मुहिम को छेड़ा है सोशल मीडिया में, फेसबुक पेज पर। इधर को आइएगा, थोड़ा बैकग्राउंड अच्छा सा है, तो उसके बारे में जरूर से बात करेंगे। मेरा नाम अरविंद श्रीवास्तव है और बांदा उत्तर प्रदेश में रहता हूँ और पत्रकारिता करता हूँ और हमेशा जनहित की बात सोचता रहता हूँ कि शांति और अमन चैन रहना चाहिए हमेशा। अभी कुछ दिन पहले मुझे अटैक जैसा ही कुछ पड़ा हुआ था, 2 बार अटैक पड़ा, सारे मेरे मित्रों को पता है। तब से मुझे ये ध्वनि प्रदूषण से बहुत एलर्जी हो गई है और बहुत दिक्कत महसूस होती है। कभी कभी तो ऐसा महसूस होता है जब डीजे के पास से गुजरते हैं कि जैसे लगता है जान निकल जाएगी। तो हुआ ये कि अभी कुछ दिनों पहले मैं एक जगह दूध ले रहा था, तो पास में ही एक बड़ा भारी डीजे खड़ा था। उसका अचानक डीजे बजता है और डीजे बजने से मुझे बहुत तेज़ी से दिक्कत महसूस होती है। तो मैं वहाँ सब कुछ छोड़ के भगता हूँ। तो गलियों से भगता भगता अपने घर पहुँचा। घर पहुँचने के बाद मैं घर पे लेट गया। उसके 10 मिनट बाद जब मैं मैंने वो किया तो मुझे लगा कि बहुत तेज़ डीजे बज रहा है, इसका विरोध तो नहीं करना, लेकिन एक जागरूकता हमको फैलानी है। तो मैंने मैसेज डाला कि डीजे की तेज़ आवाज़ बंद करो, इसकी ध्वनि, इसकी आवाज़ धीमी करो। इससे बहुत नुकसान हो रहा है समाज में, इससे बच्चों को बहुत नुकसान हो रहा है। इससे हमें किसी समाज से नफरत नहीं, हम सब समाज से प्रेम करते हैं। सब में डीजे लगता है, बजना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन एक उसका स्तर कमज़ोर होना चाहिए, कम होना चाहिए। जो सरकारी डेसिमल है, जो मानक है 40 डेसिमल 50 डेसिमल, उसके अंतर्गत ही बनना चाहिए। और हम बच्चों से भी अपील करेंगे, जो डीजे बहुत तेज़ बज रहा है इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, आने वाली पीढ़ी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और जिनके पेटों में, जिनके महिलाओं के पेट में गर्भ पल रहा है, उसमें को बहुत दिक्कत हो रही है। इस तरह की तमाम समस्याएं हो रही हैं। घर के अंदर लोग बात नहीं कर पा रहे हैं डीजे की वजह से। मैं प्रशासन से भी अपील करूंगा और सबसे अपील करूंगा कि डीजे की आवाज़ को कम करो। हाँ, हम IPTC मारेंगे। बोलिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार त्रिपाठी, जन एक्सप्रेस बांदा के लिए। और अभी हम अपने साथी पत्रकार हैं अरविंद श्रीवास्तव जी, इन्होंने एक बहुत अच्छी मुहिम छेड़ी है। डीजे है क्या, ये आप सब लोग भी जानते हैं, और डीजे बनाया किसने ये भी जानते हैं, और ये फ़ोन क्या है ये भी आप जानते हैं, इसका कैसे सही इस्तेमाल करना है, कैसे इसका गलत इस्तेमाल करना है ये भी आप जानते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि ये अकेले और ये सब लोग मिल करके इस मुहिम को तेज नहीं कर पाएंगे। आपकी जो शेयर बटन है इसको तेज करेगी। और धन्यवाद करना चाहूँगा मैं खबर लहरिया की टीम को, जिन्होंने हमें मौका दिया अपने मंच से बोलने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन ये बात दिमाग पे रखिए, चाहे जानवर हो या इंसान हो या पशु पक्षी, डीजे की धमक सबको तबाह कर रही है और तबाह करके मानेगी। आज नहीं तो कल इसमें आप सभी को साथ में आना पड़ेगा। अभी हम लोग में पढ़ते हैं कि हमारे घर में कार्यक्रम हो रहा है तो डीजे बजा ले, लेकिन हमारे घर के सामने जिसका घर है उससे पूछिए। हो सकता है वो हमसे लड़ नहीं सकता, किसी डर के मारे कह नहीं सकता, लेकिन जो कह सकता है वो लड़ सकता है। और अभी किसी के साथ नहीं लड़ना, आपको अपनी शेयर बटन दबानी है और इस प्रथा को बंद कराना है, इसे कायदे और कानून से फॉलो कराना है। हालांकि सरकार और प्रशासन हमारे साथ है। हम लोग अगर खुल करके सामने आएंगे, हम लोग सरकार बना देते, एक छोटा सा नियम नहीं बनवा सकते हैं, लेकिन आपके साथ इसको शेयर करिए। और नमस्कार दोस्तों। मजा आएगी यार। तो ये जो ध्वनि प्रदूषण की मुहिम है और जो सबने मिल करके इसको चलाया है, वो सब बहुत ही सराहना के पात्र हैं और बहुत ही जरूरी मुद्दे पर उन्होंने बात
शुरू करी है, मुहिम चलाई है। बस देखने वाली ये बात है कि ये मुहिम सिर्फ यहीं तक या इसी समय तक सीमित ना रह जाए, ये और आगे 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 तक बढ़ती रहे और आप सबके सहयोग से ये बढ़ती रहे। तो हमारे चैनल पर और इस पूरी लाइव को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।